अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के न्यू टॉपिक डायबिटिक ड्रग के साथ मैं हूं नादिया जदून और आप देख रहे हैं मेडिकल हब। जी हाँ, डायबिटीज़ जो है इसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाना। डायबिटिक की अगर बात की जाए तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक थर्ड टाइप भी है जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। आज हम उसकी भी बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर बात करें तो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, और टाइप 2 की अगर बात करें तो इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, यानी वो लोग जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं उससे इंसुलिन डिपेंडेंट है, और जो ओरल मेडिसिन ले रहे हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। थर्ड हमने बात की थी एक और उसकी कि थर्ड जो फॉर्म है इसकी वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है और फॉर टाइम बीइंग हम लोग मेडिसिन देते हैं, इसमें इंसुलिन भी देते हैं। इंसुलिन आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों तरीके से दी जाती है। लेकिन आज की जो हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, जो वो होगी हमारी ओरल एजेंट्स की। क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं, स्पेशली आज हम आपको पता है टाइप 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या है और क्यों होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये बेसिकली जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन होगी तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। और अगर टाइप 2 की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे जेनेटिक फैक्टर कहते हैं, यानी ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही होती है। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर के अलावा ये ओबिसिटी की वजह से भी होती है, और ओबिसिटी की मेन काज जो है हमारा आजकल का खाना पीना है या एजिंग है। आगे हम लोग अभी दोबारा से बता दो क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हो। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी ओरल एजेंट्स की हैं, ठीक है। तो ओरल एजेंट में हमारा क्या था, टाइप 1 तो इंसुलिन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं उन मेडिसिन की जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में लेते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास फर्स्ट है वो है इंसुलिन सेक्रेटागोजियस। इंसुलिन सेक्रेटागोजियस जो है, इसके बाद दूसरी है हमारे पास इंसुलिन सेंसिटाइज़र। थर्ड है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अच्छा, जहाँ पे लफ्ज़ आ जाते हैं ना इनहिबिटर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी चीज़ को वहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, बंद कर रहा है, वो दवाई जो है वहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज कर रही है। इसी तरह हमारी जो फोर्थ टाइप है वो है डी पेप्टोडाइल पेप्टाइडेस इनहिबिटर्स। तो यहीं पे मैंने दोबारा से क्रॉस का साइन लगा दिया कि ये मेडिसिन जाके क्या करेंगी, पेप्टाइडेस के एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, मींस वहाँ पे जाके ब्लॉकेज कर देंगी। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट में जो इंसुलिन सेक्रेटागोजियस है, इसमें जो इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ए और बी कर देते हैं इसको। ए में हमारा सल्फोनाइल यूरिया और बी में हमारा ग्लाइनाइड्स। जी, सल्फोनाइल यूरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 तरह की मेडिसिन आती है। फर्स्ट पे है ग्लाइब्यूराइड्स, सेकंड पे है ग्लाइपिजाइड, और अगर थर्ड की बात करें तो वो आ जाती है ग्लाइमीपिराइड। इसी तरह ग्लाइनाइड्स की बात करें तो ग्लाइनाइड्स में है रीपा ग्लाइनाइड्स एंड नेट ग्लाइनाइड्स। अच्छा, वैसे आज हम लोग एक्सप्लेन जो करेंगे वो सल्फोनाइल होगा, लेकिन उसके साथ हम लोग ग्लाइनाइड्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की अगर बात करें तो इसमें बिगोनाइड्स है, ग्लाइटाजोन है। जैसे हमने इंसुलिन सेक्रेटागोजियस को 2 फॉर्म में ले लिया था ना, ए और बी में, तो इसको भी हम लोग ए और बी में ले लेंगे। बिगोनाइड्स में जो मेडिसिन है वो है मेटफॉर्मिन। अच्छा, मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि मेडिसिन को कैसे याद किया जाता है देसी तरीके से क्योंकि इस तरह थोड़ा सा मेडिसिन को याद करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ग्लाइटाजोन जो है उसमें पायोग्लाइटाजोन है, ट्रोग्लाइटाजोन है और रोसीग्लाइटाजोन है। मेटफॉर्मिन की ही एग्जांपल लेंगे हम लोग उसके लिए अपने देसी तरीके को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पहले हम सारी क्लासिफिकेशन देख लें। अल्फ़ा की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है एकार्ब्स एंड मैग्लीटॉल। पेप्टाइडेस या डी पेप्टाइडाइल पेप्टाइडेस की बात करें तो इसमें हमारे पास सीटाग्लाइप्टिन है, सेक्साग्लाइप्टिन है, लीनाग्लाइप्टिन है और एल्गोग्लाइप्टिन है। वैसे आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने हैं, जिस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने हैं, वो है सल्फोनाइल यूरिया एंड ग्लाइनाइड्स, ठीक है।
अच्छा जी, मैंने आपको कहा था देसी तरीका, तो पहले हम लोगों ने बिग पॉइंट्स को ले लिया। इसमें ये था कि मैंने बिग से ये लिया, यार मर्दों की माशाल्लाह जिसामत बड़ी बड़ी होती है ना, मेड फॉर मैन, कि ये मर्दों के लिए बन गई, मेड फॉर मैन, ठीक है। तो सॉरी, विद योर रिस्पेक्ट, मेल ने नाराज़ नहीं होना। इसी तरह पेप्टाइडाइज को भी अगर हम लोग देखें तो मैंने इसको कुछ यूँ किया था, मैंने कुछ बाजियों के नाम रखे थे, जैसे सीटाग्लाइप्टिन है या लीनाग्लाइप्टिन है। तो मैंने क्या किया, इसको सीटा जी लिप्टन कर दिया, लाइना जी लिप्टन कर दिया, और सबसे औसम और मज़े का ये था कि घर में आलू तो है ही है ना, तो आलू ग्लिप्टन को मैंने आलू जी ग्लिप्टन कर दिया था। ये मतलब सिर्फ याद करने के लिए था, ऐसा ना हो आप लोग जाके हॉस्पिटल में अप्लाई करना शुरू कर दो। सल्फोनाइल यूरिया जो है, इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसकी बात करते हैं कि बेसिकली सल्फोनाइल यूरिया है क्या, सल्फोनाइल यूरिया का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो सल्फोनाइल यूरिया ये इस तरह के एजेंट्स हैं जो बेसिकली इंसुलिन सेक्रेटोगोजियस ही हैं, और ये प्रोमोट करते हैं रिलीज़ ऑफ इंसुलिन को, जो कि बीटा सेल से रिलीज़ होती है। अब ये बीटा सेल कहाँ पे है, ये पैंक्रियाज के बीटा सेल से, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन कहाँ से आती है। तो अगर प्रमोशन तो ये उसकी कर रहा है, लेकिन मेटाबोलाइजेशन की बात करें या फिर आगे इसमें देखें कि ये जो मैकेनिज़्म मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं चाह रही हूँ इन चीज़ों को हम देख लें। मेटाबोलाइजेशन की अगर बात की जाए कि सल्फोनाइल जो है कहाँ पे मेटाबोलाइज्ड होता है, कौन से एरिया में जाके, तो ये लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज्ड होता है। और इसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, यूरिन और फीसिस के थ्रू होती है इसकी सिक्रीशन। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, सबसे पहला ये है कि ये मेडिसिन खाने से वेट गेन होता है, सेकंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या थर्ड पे हाइपो इंसुलिनीमिया होता है। इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन थी, मेडिसिन को हमने देख लिया, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट देख लिए, टाइप्स हमने देख ली। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है मैकेनिज़्म। जी हाँ, मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं सेल है। अब ग्लूकोज जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पड़ा हुआ है, उसने सेल के अंदर जाना है जी, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है, और वो कौन सा रास्ता यूज़ करेगा, GLUT2। अब ये GLUT2 क्या है, ये ग्लूकोज ट्रांसफ़र 2 भी कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट 2 भी कहते हैं इसको। बेसिकली यहाँ से GLUT2 से हमारा ग्लूकोज जो है वो इंट्रासेलुलर में आएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ग्लूकोज अंदर आ गया है तो जाहिर सी बात है उसने कहना है कि यार इंसुलिन हमारी बॉडी या हमारा सेल मुझे कोई स्पेस दे, मुझे बाकी चीज़ों के साथ जाके मिलना है। तो इसने क्या करना है, ये जैसे ही वहाँ पे आया, इसने स्टिमुलेट किया रिलीजन ऑफ इंसुलिन को, और ये बीटा सेल जितने भी पैंक्रियास के अंदर हैं, तो अब इसने क्या किया, ये अंदर आके 6 ग्लूकोज फास्फेट के साथ मिला। अब ये 6 ग्लूकोज फास्फेट के साथ कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है इसे किसी न किसी की हेल्प की तो ज़रूरत है। तो इसने क्या किया, ग्लूकोकाइनेज के साथ मिल के इसने 6 ग्लूकोज फास्फेट के साथ आके मिला। अब ये 6 ग्लूकोज फास्फेट जो थे कहाँ गए, ये माइटोकांड्रिया में गए। सबको पता है माइटोकांड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। अब जाहिर सी बात है माइटोकांड्रिया क्या करेगा कि ये ना एडीपी और एटीपी, इसका जो रिलीज़ है उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। अब जैसे ही बॉडी के अंदर एडीपी या एटीपी इंक्रीज़ होगा तो इसने क्या करना है, आगे जाके जो हमारा कैल्शियम चैनल है उसके साथ मिलना है, और कैल्शियम को इसने कहना है भाई टाटा बाय बाय, आप सेल से बाहर चले जाओ। मतलब पूरा इसने क्या करना है, घर पे जाके कब्ज़ा कर लेना है। अब कैल्शियम कैसे बाहर जाएगा, यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल को एटीपी सेंसिटिव के चैनल कहते हैं। ये एक गेट है, एक रास्ता है जिसके थ्रू पोटाशियम ने बाहर जाना है। लेकिन सल्फोनाइल क्या है, इसने कहाँ पे एक्ट करना है, इसने इसी चैनल के ऊपर, इसी गेट के ऊपर आके अफेक्ट करना है, ठीक है, इसका एक्शन यहीं पे होगा।
अब क्या है, वैसे रूटीन में तो ये अपना प्रोसेस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पोटाशियम बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि सल्फोनाइल ने वहाँ पे आके जी डेरा डाल लिया। उसने कहा मैं तो नहीं जाने दे रहा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा एफ्लक्स ब्लॉक हो जाएगा, यानी जो हमारा पोटाशियम है वो बाहर नहीं आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। अब कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इस डीपोलराइजेशन को, और इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस होगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। और ये जैसे ही हमारा ब्लॉक हुआ, इफ्लक्स हो गया, बंदिश आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जब कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग हुई, तो यहाँ पे कैल्शियम ने एक नया रुख लिया, और कैल्शियम ने कहा कि यार पोटाशियम तो बाहर नहीं आ रहा, मैं जाऊँ उसकी खैर खबर ले लूँ, ठीक है। तो ओपनिंग चैनल्स जब हुए तो कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, वो सेल की तरफ चला जाएगा। और ये सल्फोनाइल यूरिया जो है, ये जब हम देंगे तो यहाँ पे हमारा हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन जो होगी वो रिड्यूस होगी। अब कैल्शियम ने क्या करना है, सेल के अंदर जाना है। सेल के अंदर जाके कैल्शियम ने मिलना है जो हमारे इंसुलिन वेसिकल्स हैं। पेंक्रियाज के अंदर जो हमारे बीटा सेल्स या फिर हमारे इंसुलिन वेसिकल्स पड़े हुए हैं, ये कैल्शियम जाके उनके साथ, सारी सी बात है, इसने सेंस किया है, ठीक है, इसकी वोल्टेज ने सेंस किया है, ये अंदर गया है, इसने किसी ना किसी से जाके मिलना है। तो इसने क्या किया, ये जो हमारा कैल्शियम है ये जाके इंसुलिन के साथ मिलेगा। अब जैसे ही ये कैल्शियम हमारा इंसुलिन की तरफ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया ना, ये इंसुलिन वेसिकल्स हैं बीटा सेल्स के अंदर। तो ये इन वेसिकल्स के साथ जैसे ही मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इस तरह होगा कि ये वेसिकल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इंसुलिन जो होगी, जो हमारी इंसुलिन है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। अब इंसुलिन वहाँ से हमारे किस में चली गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर में, क्योंकि सेल से हमें प्रॉपर इंसुलिन की जो मकदार थी वो ज़्यादा चाहिए थी, तो ज़्यादा वाली मकदार की इंसुलिन को हमने ले लिया वहाँ से। ये था हमारा सारा सल्फोनाइल का मैकेनिज़्म। बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्लाइनाइड्स की अगर बात करें तो ग्लाइनाइड्स का भी मैकेनिज़्म सेम ही है, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन जो है वो इंसुलिन सेक्रेटोगोजियस ही हैं। तो सल्फोनाइल हमने देख लिया, अभी आगे हम लोग इसको ग्लाइनाइड्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो सल्फोनाइल में और ग्लाइनाइड्स में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, ग्लेनाइड्स कैसे काम करता है, तो काम करने की मोड ऑफ एक्शन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो सेम ही है, ठीक है। अब सल्फोनाइल यूरिया, जैसे कि मैंने बताया, उसका मेटाबोलाइजेशन किधर होती है, सिक्रीशन क्या होती है, या इम्पेयरमेंट की बात की जाए या कहाँ पे नहीं देते हैं, तो ये हेपेटिक रीनल इम्पेयरमेंट्स में नहीं देते हैं, ठीक है। ग्लेनाइड्स की अगर बात की जाए तो ग्लेनाइड्स जो होते हैं मैकेनिज़्म इनका सेम ही है, ठीक है। मैं दोबारा से ये आपको बता रही हूँ कि ग्लेनाइड्स भी जाके जो हमारा चैनल है, जिसको मैंने आपको बताया था कि एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल कहेंगे, ये भी उसी को जाके ब्लॉक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्लेनाइड्स दूसरी किसी जगह पे जाके काम करेगा। अब ग्लेनाइड्स का और अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं उसको, सल्फोनाइल यूरिया का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। और वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारे ग्लेनाइड्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, ये रैपिडली काम करते हैं। इन्हें होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करो, और फिर इनका जो ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम जो होता है, वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। दूसरी बात मैंने ये की थी कि हमारा जो सल्फोनाइल यूरिया की बात की जाए तो इसके मेटाबोलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, और तो लिवर में इसकी मेटाबोलाइजेशन होती है। इसी तरह ग्लेनाइड्स जो है बेसिकली ये कर क्या रहा होता है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशंस को, और ये फिर बाइंड करता है बीटा सेल्स के साथ, और एटीपी सेंसिटिव चैनल्स को ब्लॉक करता है। अब इसका भी अगर मेटाबोलाइजेशन देखें तो लीवर में होती है, लेकिन एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो हमने बात की थी सल्फोनाइल यूरिया जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिन और फीसिस में, ठीक है। लेकिन अगर ग्लेनाइड्स की बात की जाए तो ये बाइल के थ्रू, इसका जो
एक्सक्रीशन होगी वो कैसी होगी, बाइल के थ्रू होगी। और इसका भी एक बड़ा वो है कि ये मेडिसिन कहाँ नहीं देनी है, तो ये भी हेपेटिक रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी डाइजेशन जो है वो जाके रीनल में हो रही है और सॉरी लीवर में हो रही है, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अब कोई भी चीज़ को भी मेडिसिन ज़्यादा देंगे तो उसके नुकसानात तो होंगे, तो इसका भी जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी और ये हाइपोग्लाइसीमिया को वो करेगा। दोबारा से बता दूं, हेपेटिक इम्पेयरमेंट के जो पेशेंट होते हैं उसमें ग्लाइनाइड्स नहीं देते हैं। एक और चीज़, मेडिसिन कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है ये बड़ा, और किस टाइम देनी है, कौन सी दवाइयों के साथ देनी है, ये बड़ा मैटर करता है। एक एंजाइम है, अगर उसको कहते हैं CYP3A4, ठीक है। अब जो हमारी ग्लिनाइड्स मेडिसन है, ये इस एंजाइम को जितनी भी मेडिसन इनहिबिट करती हैं उसके साथ हम लोग नहीं देते हैं, हम कहते हैं इसका इसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन है। मैं मेडिसिन के नाम आपको बता देती हूँ, क्योंकि CYP3A4 को तो मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन मेडिसिन में अगर देखा जाए तो उसमें फ्लूकोनाजोल आता है, एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लेथ्रामाइसिन आता है, या इसके अलावा हमारे बारबिचुरेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा रिफापिन वगैरह आ जाती हैं। इस तरह की जितनी भी मेडिसिन है, आपने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। बेसिकली सल्फोनाइल और ग्लेनाइड्स का हम लोगों ने मैकेनिज़्म पे ज़्यादा फोकस किया, बहुत ईजी मैकेनिज़्म था। कोशिश यही होती है कि हर वो चीज़ आपके लिए लेके आएँ जो इफ़ेक्टिव हो, जिससे आपका फ़ायदा हो, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हों। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर हमसे कोई रह जाए चीज़, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, कि अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी खुशियों वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।